नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एमए फाइनल सेमेस्टर के अनुवाद पत्र को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब हम आप और मैं मिलकर अनुवाद पत्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु दिए गए हैं हमारे अध्ययन के लिए, हम उन सब का व्याख्या विश्लेषण करेंगे। आज हमारे व्याख्या के केंद्र में है सबसे आरंभिक बिंदु अनुवाद, अवधारणा, परिभाषा एवं स्वरूप। तो आइए हम मिलकर इसका अध्ययन आरंभ करें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसे बनाने में अनुवाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे मानसिक और भौतिक दोनों परिवेश को गढ़ने में इसकी भूमिका रही है। वस्तुतः आज हम जिस दुनिया में हैं वह पुनर्जागरण, क्रांति, औद्योगिकरण, तकनीकीकरण, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद एवं 2 विश्व युद्धों के उपरांत की दुनिया है। आज की दुनिया कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार माध्यमों के अतिशय प्रचार प्रसार एवं एटॉमिक पावर से लैस है। विचार, विज्ञान, कला एवं तकनीक हर क्षेत्र में प्रत्येक देश दूसरे देश से आगे निकल जाने की होड़ में है और इसमें ज्ञान, तकनीक, भाषा एवं अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग वैश्वीकरण का युग है। विश्व के सभी लोग मिलकर ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन विश्व में लगभग 70 प्रमुख भाषाएं हैं जिनमें साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान के विषय उपलब्ध हैं। हमें एक भाषा से दूसरे भाषा में इस सामग्री को ले जाने के लिए कुशल अनुवाद की ज़रूरत होती है। यूँ कह सकते हैं कि अनुवाद ने विश्व को जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण संयुक्त सूत्र का कार्य किया है। अनुवाद वास्तव में है क्या? हम कह सकते हैं एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना। ये शब्द अति सरलीकृत रूप में वही संकल्पना हमारे सामने रखते हैं जिसे हम अनुवाद के नाम से जानते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा का है। अनु का अर्थ है पीछे चलना और वाद का अर्थ है बोलना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में इसका अर्थ दिया गया है प्रापस्य पुनः कथने, पहले कहे गए को फिर से कहना, और ज्ञातर्थ प्रतिपादने, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना। अर्थात पहले कही हुई किसी बात को समझकर अगर उसे पुनः प्रस्तुत किया जाए तो वह अनुवर्ती कथन या अनुवाद है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया है, अनुवादे चरना नाम। टीकाकारों ने इसका अर्थ सिद्ध बात का प्रतिपादन अथवा कही हुई बात का कथन बताया है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने अनुवाद शब्द का प्रयोग दोहराने या पुनः कथन के अर्थ में किया है। अनुवृत्तिर अनुवादो वा जैमिनीय न्यायमाला में भी अनुवाद ज्ञात का पुनः कथन के अर्थ में है। ज्ञातस्य कथनम अनुवादः। इस प्रकार प्राचीन काल में भारत में अनुवाद शब्द का प्रयोग गुरु के कथनों को शिष्यों के द्वारा दोहराए जाने के लिए होता था। उपनिषदों में भी यही अर्थ प्रयोग मिलता है। अनुवाद शब्द का प्रयोग भारतीय दर्शन के ग्रंथों में विशेषकर न्याय और मीमांसा में काफ़ी हुआ है। इनमें पहले से कही हुई बात के समर्थन में कहे गए दूसरे वचन को अनुवाद कहा गया है। न्याय शास्त्र में वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, विधि, अर्थवाद और अनुवाद। विधि के पुनः कथन को अनुवाद की संज्ञा दी गई है। अनुवाद का सामान्य अर्थ था एक बात की पुष्टि में कही गई दूसरी बात अथवा एक ही बात की अधिक और स्पष्ट पुनः व्याख्या। इस प्रकार प्राचीन काल में अनुवाद का प्रयोग मुख्यतया व्याख्या और टीका या भाष्य के अर्थ में होता था, जिसे आज के संदर्भ में अंतःभाषिक अनुवाद अथवा आव्यांतर की संज्ञा दी गई है। आज हम अनुवाद को अंग्रेजी
के ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ट्रांसलेशन शब्द का भी प्राथमिक अर्थ है स्थानांतरण, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। विस्तृत अर्थ में पहले कही हुई बात का दूसरे शब्दों में पुनः कथन ही अनुवाद है, चाहे वह समभाषिक हो या अन्य भाषिक। किंतु आज अनुवाद को सामान्यतः द्वैभाषिक व्यापार ही माना जाता है। यह कुछ परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाएगा। कुछ अनुवाद के परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री को समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। जी.सी. कैटफोर्ड। दूसरी परिभाषा देखिए, एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या अनुवाद है। रोमन याकोब्सन। अगली परिभाषा देखिए, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया, जिसमें संदेशों की यह सममूल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम और स्वाभाविक होती है, वह अनुवाद है। E.A. नायडा तथा R. टेबर। अगली परिभाषा, पहले किसी भाषा में लिखी या कही गई बात को पीछे किसी अन्य भाषा में कहना या लिखना अनुवाद है। डॉक्टर जी. गोपीनाथन। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। एक भाषा में व्यंजित संदेश को दूसरी भाषा में पुनः कहना अनुवाद का प्रकार है। डॉक्टर सुरेश कुमार। इन परिभाषाओं के विश्लेषण तथा आकलन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट होते हैं, जिनके आधार पर अनुवाद की कुछ विशेषताएं एवं स्वरूप निर्धारित होते हैं, जो निम्नवत है। पहला, अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मोटे तौर पर एक बात कही हुई बात को दूसरे शब्दों में फिर से कहना ही अनुवाद है। कथन या अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, इसलिए अनुवाद की प्रक्रिया भी भाषा पर ही होती है। विस्तृत अर्थ में अनुवाद एक भाषिक भी हो सकता है और द्वैभाषिक भी। कई बार किसी भाषा में अभिव्यक्त विचार अधिक स्पष्ट या सरल रूप में सामने रखने के लिए उसी भाषा के अपेक्षाकृत सहज शब्दों में प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु अनुवाद का द्वैभाषिक रूप ही अधिक प्रचलित तथा चर्चित है, जैसा कि अनुवाद की अधिकतर परिभाषाओं तथा तत्संबंधी विवेचन से जाहिर है। इस तरह इस प्रक्रिया का संबंध एक भाषा से हो या एकाधिक भाषाओं से, इसका आधार भाषा ही है और यह भाषिक प्रक्रिया है। जहाँ अनुवाद की प्रक्रिया दो भाषाओं के बीच होती है, वहाँ जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या मूल भाषा कहते हैं, तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। दूसरे बिंदु को देखिए, हम अनुवाद के स्वरूप को स्थिर करते हुए अब दूसरे बिंदु पर आए हैं। अनुवाद में जब हम एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों को दूसरी भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा पुनः प्रस्तुत या प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह प्रतिस्थापन मात्र शाब्दिक स्तर ही नहीं, भाषिक संरचना के स्तर पर भी होता है। इसे ही स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन कहा गया है। यह दूसरी स्वरूप की बिंदु थी। आगे देखते हैं, पुनः प्रस्तुति या पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में भाषा अवश्य बदल जाती है, किंतु अर्थ, आशय या संदेश में
कोई अंतर नहीं आना चाहिए। यह हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि हर भाषा का अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक परिवेश होता है जो उसके शाब्दिक प्रतीकों और संरचनाओं को विशिष्ट व्यंजना देता है। मातृभाषा के अंतर उस विशिष्ट व्यंजना का पूर्ण वहन कठिन होता है। इसलिए कई बार अनुवाद को असंभव कार्य भी माना जाता है। यद्यपि कई प्रसंगों में अनुवाद अर्थ का हूबहू अंतरण नहीं कर पाता, किंतु अनुवाद का काम ही एक भाषा में अभिव्यक्त बात को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अतः अनुवादक को आशय की पूर्ण समानता संभव न होने पर भी यथासंभव समानता की कोशिश तो करनी ही चाहिए। अनुवाद के स्वरूप को हम रेखांकित कर रहे हैं। अगले पड़ाव पर आते हैं। एक भाषा का संदेश जब दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है तो दोनों में अर्थ यानी कथ्य तथा अभिव्यक्ति यानी शैली के स्तर पर भी समतुल्यता आवश्यक है, तभी मूल अर्थ का संप्रेषण संभव होगा। आगे देखिए, अनुवाद सहज और स्वाभाविक होता है। यह हमारे स्वरूप निर्धारण का 5वां बिंदु है। अनुवाद सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, अर्थात अनुवाद की भाषा में बनावटीपन या स्रोत भाषा की छाप नहीं होनी चाहिए। उसकी भाषा शैली यथासंभव ऐसी हो कि वह अनुवाद न होकर मूलतः लक्ष्य भाषा की रचना ही प्रतीत होने लगे। यह एक बड़ी गुणवत्ता है, शर्त है ये अनुवाद की। हम स्वरूप निर्धारण के 6ठे बिंदु पर आते हैं। अनुवाद मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, अर्थात जिस प्रकार भाषा के मौखिक और लिखित 2 पक्ष होते हैं, उसी प्रकार अनुवाद के भी लिखित अनुवाद के विस्तृत क्षेत्र से तो हम सभी परिचित ही हैं। मौखिक अनुवाद के अंतर्गत विविध प्रकार के दुभाषिया कर्म आता है। आपसी बातचीत या कक्षाओं में किसी अन्य भाषा के शब्द, वाक्य या उदाहरण को समझाने के लिए हम प्रायः मौखिक अनुवाद का भी सहारा लेते हैं। अतः इस प्रकार हमने अनुवाद की परिभाषा एवं अभिलक्षण या स्वरूप को विश्लेषण करने की कोशिश की है। मित्रों, मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सहज शब्दों में आप तक अनुवाद की इस परिभाषा को रखूं और इसके स्वरूप को समझाऊं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ठीक ठीक इसे समझ पाए होंगे और इस पूरे पत्र को हम लोग खूब मन से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे आपको बता दूं कि निजी तौर पर मुझे अनुवाद से बहुत प्यार है और मैंने संयोग से कुछ किताबों के अनुवाद भी किए हैं और आगे भी करूंगी। तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा काम है। इसे पढ़ते पढ़ाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर हम लोग अगले विषय बिंदु के साथ फिर मिलते हैं।